अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है दिस इज़ फॉर एमडी कैट स्टूडेंट जो कि एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो ई कैट की तैयारी कर रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग टेस्ट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, और इसके अलावा जो फेडरल बोर्ड के एसएलओ बेस्ड स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसी तरह केपी बोर्ड जो हैं उन्होंने भी अभी जो एग्ज़ाम कर दिए हैं वो भी एसएलओ बेस्ड कर दिए हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप सो कि हमारी ये जो जर्नी होगी ये पूरी बुक कवर करने की, ये बहुत अच्छी जाएगी। आप प्लीज़ अपने जो भी कीमती राय है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे दे दिया करें, ताकि मैं उसी बेसिस पे और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ उसी तरह का कंटेंट जो है वो शेयर करूं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहला जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ 1.1, और इसमें हम देखेंगे एटम। अब एटम क्या होता है ये सारी हम बुक की लाइन से देख के पढ़ेंगे। और आप जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो आप देखते हो कि आपको जो है तो बेसिक कुछ पॉइंट्स होते हैं वही आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, जो इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, और इसके साथ साथ जो भी एडिशनल चीज़ें होती हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि हमारी कोई भी चीज़ मिस ना हो। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आपने इंट्रेंस टेस्ट, कोई मेडिकल का टेस्ट है, इंजीनियरिंग का टेस्ट है, उसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो बुक्स को देख के। So let's begin this video. Long time ago, it was thought that matter is made up of simple indivisible particle. कहते हैं बहुत टाइम पहले ये मतलब कॉन्सेप्ट था लोगों का कि जो मैटर है, ठीक है, अब ये क्या है कि ये बहुत ही सिंपल होता है और इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसको आप ब्रेक करके छोटे इसकी पीसेस जो है वो उसके छोटे पार्टिकल्स आप क्रिएट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको मैटर का पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ है। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्युपाई करती हो, ठीक है, और इसका कोई ख़ास या फिक्स्ड मैस होता है ना, तो उसको क्या कहते हो, दैट इज़ द मैटर। ठीक है, तो दुनिया में आपको जो भी चीज़ नज़र आ रही है, जो भी सब्सटेंस आपको नज़र आ रही है, उन सब को आप क्या कह सकते हो कि दैट इज़ अ मैटर। सो एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव फिक्स्ड मैस इज़ नॉन एज मैटर। तो कहते हैं पहले ज़माने में ये सोचा जाता था कि जो मैटर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो इनडिविजिबल होता है, हम उसको मज़ीद फर्दर उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ग्रीक फिलोसफर्स थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अब ये एमडी कैट के अंदर एमसीक्यूज आ सकता है कि वो कौन से फिलोसफर थे जिनका ये मानना था कि मैटर को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। सो वो ग्रीक्स थे। ठीक है, ग्रीक्स वो बंदे थे, फिलोसफर्स थे जिन्होंने ये कहा था कि मैटर जो है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये पूरा एक मैटर है, हमने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, या इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट के अंदर, या इवन 6 पार्ट के अंदर, टू रीच अ बेसिक यूनिट विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो ग्रीक फिलोसफर्स ये कहते थे कि हम एटम को जो है तो टुकड़े टुकड़े उसके कर सकते हैं अनटिल अनलेस हम उसके लास्ट उस पार्टिकल तक नहीं पहुंच जाते जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि ये आपके पास पार्टिकल था, पूरा मैटर था, उसको आपने डिवाइड किया किया किया, आखिर में एक ऐसा पार्टिकल रह जाएगा जिसको हम फिर फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिस 460 to 370 BC कॉल्ड दीज पार्टिकल एटम्स। ठीक है, अब डेमोक्रेटिस जो था ये एक बंदा था, इसने क्या कहा था, ये एक ग्रीक फिलोसफर था, इसने क्या कहा था कि ये जो पार्टिकल हैं इनको हम क्या कहते हैं, एटम्स। ठीक है, वैसे तो हम वर्ड लिखते हैं ना एटम, लेकिन इसने इनको क्या कहा था, एटम्स, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एटमस मीन्स इनडिविजिबल। अब ये जो एटमस है ये ग्रीक वर्ड है, एटमस से निकला है, और इसका मतलब क्या है कि दैट इज़ इनडिविजिबल, जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। However, the ideas of Greek philosopher were not based on experimental evidences. अब ग्रीक ने ये बात बता तो दी कि हम जो है तो मैटर को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल जो है ना सबूत मौजूद नहीं थे। एविडेंस कहते हैं किस चीज़ को, सबूत, क्योंकि इनके पास कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई डिवाइसेस नहीं थी। जैसे मॉडर्न आजकल आपके पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसकी इमरजेंसी हुई है, तो उसकी मदद से हम मैटर जो मैटर है या एटम है उसकी हम स्टडी इजीली कर सकते हैं।
तो ये जो बातें थी ये आप लोगों ने अपने पास याद रखनी है कि ग्रीक्स थे, उन्होंने कहा था कि हम मैटर को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, एटम को सब डिवाइड कर सकते हैं अनटिल अनलेस हम उसके उस पार्टिकल तक नहीं पहुंच जाते जो कि फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। अच्छा, उसके आगे क्या है कि इन द लेट 17th सेंचुरी द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस डिस्क्लोज दैट द फ्यू एलिमेंट वर द कंपोनेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे स्टडी जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, वन इज द क्वांटिटेटिव, और दूसरी आपके पास होती है क्वालिटेटिव। तो ये आपने अपने पास नोट करना है। क्वांटिटी जैसे होती है ना मिकदार, ठीक है, अमाउंट को कहते हैं, किसको कहते हैं, मिकदार को कहते हैं, और क्वालिटी जो है वो म्यार को कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ है सोडियम आयन से और क्लोराइड आयन से। और कितना है, फॉर एग्जांपल ये 5 ग्राम इसके अंदर सोडियम है या 10 ग्राम है, या इसका दोनों का आप वेट ले लो, आपके हाथ में जितना भी है या आपके वेट बैलेंस में आप जितना वेट कर रहे हो तो ये उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। बना किस चीज़ से है, सोडियम और क्लोराइड आयन से बनकर बना हुआ। तो ये हमारे पास दो टाइप की स्टडी होती है। कहता है कि जब लेट 17th सेंचुरी में स्टडी की गई, क्वालिटेटिव स्टडी की गई है, तो उसमें ये बताया गया कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे, ठीक है, कि जब उनकी स्टडी की गई उसमें देखा गया कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनकी फर्दर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स कहते हैं क्या है, हिस्सों को कहते हैं, कि उनके फर्दर जो है वो हिस्से होते हैं, और इन्हीं हिस्से को जो है उसकी स्टडी की गई थी। इट वॉज आल्सो इन्वेस्टिगेटेड दैट हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड कैसे बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है और इसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लिया, वाटर। अब वाटर क्या है, दिस इज़ अ कंपाउंड। तो ये स्टडी की गई कि कैसे जो है तो एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, एंड हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड बना हुआ है तो आप उसको कैसे ब्रेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, 2 मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड है, हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं, हम इसको हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद हम देखेंगे कि इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन निकल आएगा। ठीक है, हमारे पास ये मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसको जब हीट करेंगे तो ब्रेक होके एलिमेंट बनेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन बन जाएंगे इससे। In 1808, an English school teacher, John Dalton, recognized that the law of conservation of matter and the law of definite proportion could be explained by the existence of atom. अब ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर था 1808 में, इसने क्या कहा कि हमारे पास जो दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, कहता है कि इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। अगर ये एटम्स होंगे, मतलब अगर एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हमारे पास ये जो दो लॉज है इनको हम स्टडी कर सकते हैं। और इस बंदे का नाम आपने याद रखना, दैट वाज जॉन डॉल्टन। ही डेवलप्ड एन एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, अब इस बंदे ने ना एटॉमिक थ्योरी भी दी थी जिसके कुछ मेजर पॉइंट्स थे। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ विच आर, मेन पोस्टुलेट्स कहते हैं पॉइंट्स को, दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कहता है कि जितने भी मैटर है उन सब की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, बनावट की बात करते हैं, तो ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। सो फर्दर हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब ये जो हमारे पास एक डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन आप इसको कह सकते हो कि ये डेफिनेशन कहती क्या है कि एटम जो है दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। और ये वो पार्ट होता है एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है उसके अंदर हिस्सा ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एंड नियॉन एटसेट्रा हैव एटम्स which have independent existence while the atom of hydrogen, nitrogen and oxygen do not exist independently. अब जैसे हमारे पास हम देखते हैं हीलियम, अब हीलियम जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसी तरह नियॉन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह क्या होती है कि जब हम बात करते हैं ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की, तो ये हाईली स्टेबल होते हैं। जैसे हमारे पास है हीलियम, तो हीलियम आपको कभी भी
He2 की फॉर्म में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये डायमोलिकुलर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये आपको He2 की फॉर्म में नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आपको नियॉन जो है ये Ne2 की फॉर्म में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि नियॉन का जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट होता है। नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और जो हीलियम है इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। ऑलरेडी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये हाईली स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो ये किसी दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये हमेशा आपको अलग ही नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आपको हमेशा नज़र आएगा H2 की फॉर्म में, आपको नाइट्रोजन नज़र आएगा N2 की फॉर्म में, आपको ऑक्सीजन नज़र आएगा O2 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है। इसी तरह फ्लोरीन है तो वो F2 की फॉर्म में नज़र आएगा, क्लोरीन आपको Cl2 की फॉर्म में नज़र आएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है कि ये स्टेबल नहीं होती। अब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन एक के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, या आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, तभी जाके इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमारे पास हीलियम का ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से कंप्लीट है। नाइट्रोजन है, दोनों के वैलेंस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 3 जो है वो शेयरिंग कर लेते हैं, तो इस तरह इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लॉन पेयर रहते हैं। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, और बाकी इस तरह के 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इनके पास होते हैं एज अ लॉन पेयर। उसके बाद फ्लोरीन है, हर फ्लोरीन के वैलेंस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर करके अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। क्लोरीन भी सेम इसी तरह फ्लोरीन की ही ग्रुप के अंदर आता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये वो एलिमेंट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और हीलियम नियॉन ये वो एलिमेंट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसकी रीजंस आपको मैंने बता दी। The modern researchers have clearly shown that an atom is further composed of subatomic particle। जो मॉडर्न रिसर्च की बात करते हैं, जो कि एविडेंस ऑफ एटम के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं, कहते हैं इन्होंने अब ये चीज़ बता दी है, ठीक है, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट के तहत बता दी गई है कि एटम जो है उसके अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, एक एटम है उसके अंदर फिर सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, ठीक है, आप आप 11th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो। अब इसके अंदर फर्दर क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मेल जो है वो 12 है, और फीमेल जो है वो 10 है, तो टोटल 24 हो गए। ठीक है, 11 क्लास के अंदर क्या है, फर्दर 12 मेल है या 10 फीमेल, जो भी है वट, आप इसको ऐसे देख सकते हो। तो इसी तरह एटम जो है, एटम के अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एट्सेट्रा, मायोन, पायोन्स वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मोर देन 100 सच पार्टिकल्स आर थॉट टू एग्जिस्ट इन एटम। अब कहते हैं कि 100 से ज़्यादा ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि ये कंसिडर किया जाता है कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिगार्डेड एज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो आपने यही चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये हमारे पास बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स में कौन कौन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दीज ऑल आर द पार्टिकल्स, लेकिन फंडामेंटल आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन के अबाउट याद रखें कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है ना दैट इज़ न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के अबाउट याद रखें कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, तो ये उसके शेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स इसको कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं इसको। जो गोल सर्कल में आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर क्या रिजाइड कर रहे होते हैं, इनके अंदर जो है तो इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे होते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं गोल गोल। तो ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर भी एज ए होल चार्ज होता है ना, दैट इज़ पॉजिटिव। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम एज अ होल जो है वो न्यूट्रल होता है। जब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब पॉजिटिव 11 चार्जेस हैं, नेगेटिव 11 चार्जेस हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पॉजिटिव 11 और नेगेटिव 11 से क्या आंसर आता है, 0। तो इसका मतलब है कि एटम जो है सोडियम का वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा।
तो फंडामेंटल पार्टिकल्स आप लोगों ने याद रखते हैं। उसके बाद स्वीडिश जे बर्जिलियस ने 17 determined that the atomic masses of an element, a number of value close to modern value close to masses। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। सो स्टूडेंट यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है, ये है कि स्वीडिश एक बंदा था जिसका नाम था जे बर्जिलियस। 1779 से लेकर 1848 तक इस बंदे ने क्या किया था कि एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट जो है इनको डिस्कवर किया था। तो ये आपने याद रखना है कि इस बंदे ने एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट जो थे वो डिटरमाइन किए थे या फाइंड आउट किए थे। आगे लिखा हुआ है कि ए नंबर ऑफ हिज वैल्यूज आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मैसेज। आजकल की जो एटॉमिक मैसेज हैं, ठीक है, आजकल की जो एटॉमिक मैसेज हैं जो फाइंड किए गए हैं और जिनको कैलकुलेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे एनालिसिस वगैरह करके, तो इस बंदे ने जो वैल्यूज़ दी थी एटॉमिक मैसेज की वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं जो कि आजकल मॉडर्न फाइंड की गई हैं। बर्जिलियस आल्सो डेवलप द सिस्टम ऑफ एलिमेंट असेंबल। अच्छा, यहाँ पे फिर मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे लिखा है बर्जिलियस आल्सो डेवलप द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट असेंबल। गिविंग एलिमेंट असेंबल, अब एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल सोडियम है। अब सोडियम का सिंबल क्या है? Na है। हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का O है। तो इस तरह ये जो हमारे पास हैं, दीज ऑल आर द सिंबल, ये क्या हमारे पास सिंबल है। तो बर्जिलियस जो था, जे बर्जिलियस, इसने क्या किया था कि बहुत सारे एलिमेंट के जो सिंबल्स थे वो इसने प्रोपोज किए थे या डेवलप किए थे। अच्छा जी, उससे आगे हमारे पास है एविडेंस ऑफ एटम। तो एविडेंस ऑफ एटम भी हम इसी वीडियो के अंदर देख लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम, बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज़ बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहता है कि हम विजिबल आइज से, ठीक है, नेकेड आइज से तो एटम को देख नहीं सकते हैं, डायरेक्ट एविडेंस इसकी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे तो हम एटम को देख सकते हैं किसी हद तक। A clear and accurate image of an object that is smaller than the wavelength of visible light cannot be obtained। तो अब कहता है कि अगर हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट से कम है, तो उस वजह से हम उसको, उसकी क्लियर इमेज है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जो कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है अगर उससे वो कम है, वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ होता है कि क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, उसको क्या कहते हो? दैट इज़ नोन एज वेवलेंथ, जिसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो, जिसको आप सेंटीमीटर के अंदर मेजर करते हो। बाकी भी इसकी यूनिट होती हैं, मीटर, सेंटीमीटर। Thus, in ordinary optical microscope can measure the size of an object up to 500 नैनोमीटर। अगर आपके पास नॉर्मल कोई भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ 500 नैनोमीटर तक। अच्छा, यहाँ पे आपको मिलता है सेंटीमीटर के साथ नैनोमीटर भी इसकी यूनिट होती है वेवलेंथ की। तो अगर आपके पास कोई भी ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है तो उसकी ये स्ट्रेंथ होती है कि वो 500 नैनोमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। और याद रखें कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ये यूनिट आपने याद रखनी है। ये कितनी की इक्वल होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। MD कैट में इस तरह के MCQ आ सकते हैं। दूसरा, ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो ऑब्जेक्ट मेजरिंग स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? दैट इज 500 नैनोमीटर। हाउएवर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ एन एटम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका जो साइज़ है बहुत छोटा होता है, एटम के जितना है, तो उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता क्या है? इट यूजेस बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। अब ये जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल निकला हुआ है लाइट से, ऑप्टिक मीन्स लाइट, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो ना, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लोग ऑर्डिनरी लाइट को यूज़ करते हैं या विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं। और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो एबिलिटी होती है मेजरिंग की, वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मच शॉर्टर देन द विजिबल लाइट। अब अगर हम कंपेयरिंग करते हैं विजिबल लाइट की और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है,
तो आप याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टर होती है देन द विजिबल लाइट, तो इसकी जो मेजरिंग एबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होगी। Figure 1.1 shows electron microscopic photograph of piece of graphite which has been magnified up to 15 million times। अब ये जो आपके पास है, ये जो आपको इमेज इन्होंने दिखाई हुई है, कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, दिस इज़ अ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है, दिस इज़ एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है ना, एक को आप कहते हो डायमंड, दूसरे को आप कहते हो ग्रेफाइट, तीसरे को क्या कहते हो, और दैट इज़ बकीबाल। ठीक है, दैट इज़ बकीबाल। तो 3 ये इलेक्ट्रोपिक फॉर्म आप लोगों ने याद रखने, आगे पढ़ेंगे भी इस चीज़ को वैसे। तो कहते हैं ये जो आपके सामने इमेज शो हो रही है, जो फिगर आपको शो किया हुआ है, ये किस चीज़ की है, दैट इज़ द पीस ऑफ ग्रेफाइट, और जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं 15 मिलियन टाइम्स, इसको मैग्नीफाई करके जब देखते हैं तो इसकी इस तरह की कोई इमेज आ जाती है। द ब्राइट बैंड इन द फिगर आर लेयर ऑफ कार्बन एटम। अब इसमें जो ब्राइट आपको कलर नजर आ रहे हैं ये क्या है, दीज आर द कार्बन एटम। In the 20th century, X-ray work has shown that the diameter of an atom are of the order of 2 multiplied by 10 power 10 मीटर। अब ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि जब हम एक्सरे एनालिसिस करते हैं तो एटम का साइज हमें पता चल जाता है, वो कितना होता है, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, ये एक्सरे एनालिसिस के तहत हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम इसको नैनोमीटर में फाइंड आउट करते हैं सो दैट इज़ 0.2 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू आपने बहुत सोच समझ के याद करनी होती है, ये आपने रट्टे वाले काम है लेकिन आपने इसको करना होगा। तो एक्सरे एनालिसिस के तहत जो एटम का साइज होता है ना, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10 मीटर, या दैट इज इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर। मैसेज ऑफ एटम रेंज फ्रॉम 10 टू पावर -27 टू 10 पावर -25 kg। अब ये मैस है, ठीक है, मैस कितना है किसी भी एटम का, दैट इज 10 टू पावर -27 अप टू 10 पावर -25 किलोग्राम kg। दे आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मैस यूनिट। और हम जब मैस लिखते हैं किसी भी एटम का तो हम लिखते हैं कि वो AMU। AMU क्या है, दिस इज द एटॉमिक मैस यूनिट, that is equal to 1.661 multiplied by 10 to the power -27 kg. So this is the mass of an atom. The students can have an idea about the amazingly smaller size of an atom from the fact that a full stop may have 2 million atom present in it। कहता है कि अगर आपके पास ये full stop आपने लगाया तो इसके अंदर कितने मिलियन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, अराउंड 2 मिलियन एटम्स। ठीक है, तो आप इससे इमेजिन करें ये कि एटम का साइज कितना छोटा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अ मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल जो है इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।